ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर है तुर्की और इससे काफी दूर यहाँ पर है स्वीडन। लेकिन इन दिनों इन दोनों के बीच एकदम से युद्ध वाले हालात हो गए हैं। यहाँ तक कि स्वीडन में तुर्की के खिलाफ अब लड़ाई इस्लाम तक पहुँच रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुरान को जलाया गया, जिसके विरोध में अब तुर्की ने भी एक तरफा एक्शन ले लिया। हालांकि इन सब के बीच में तुर्की ने रूस का काम बहुत आसान कर दिया और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। आखिर स्वीडन और तुर्की के बीच क्या चीज का झगड़ा है? दोनों का तो बॉर्डर भी शेयर नहीं होता है, फिर ये लड़ाई क्यों बढ़ रही है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में पूरी की पूरी बाजी मार ली है भारत ने, दुनिया को हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब फ्रांस और जर्मनी ने कहा था स्वीडन को हमारी बात मानो और तुर्की को शामिल मत करो, लेकिन स्वीडन के ऊपर भूत सवार था और स्वीडन अपनी दोस्ती निभाना चाहता था उस तुर्की के साथ जिस तुर्की ने उसे धोखा दिया था, और इसके तहत तुर्की को शामिल कर लिया काउंसिल ऑफ यूरोप में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में। फ्रांस और जर्मनी के मना करने के बावजूद स्वीडन खड़ा हो गया था तुर्की के लिए एकदम से चट्टान बनकर। लेकिन आज वही तुर्की स्वीडन के खिलाफ है, और स्वीडन के खिलाफ इसलिए है कि नाटो में वो स्वीडन की मेंबरशिप नहीं चाहता है। पहले तो उसने सीधे सीधे ना कर दिया, लेकिन जब नाटो की मीटिंग बुलाई गई और नाटो ने प्रेशर दिया तो फिर तुर्की माना। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने तुर्की से पर्सनली मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद तय हुआ कि चलो स्वीडन को मान्यता दे देगा, एंट्री करने देगा नाटो में। आपको बता दें, नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने एप्लीकेशन दे दिया है। लेकिन जो ये 30 देश है ना, इस 30 देश का समूह नाटो, इसमें एक नियम है और वो नियम ये है कि 30 देशों में से कोई भी एक देश अगर मना कर देता है, कह देता है कि नहीं हम आपको शामिल नहीं होने देंगे, तो नया देश उसमें शामिल नहीं होगा। और इसी चीज का फायदा तुर्की के अर्दोगन उठा रहे हैं और अर्दोगन ने ये कह दिया कि नहीं हम स्वीडन को फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। काफी प्रेशर के बाद, मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ठीक है अर्दोगन हाँ कहेंगे। एप्लीकेशन घूमते घूमते कई देशों के पास पहुंची है और अब एप्लीकेशन स्वीडन के पास अटकी हुई है और इन सब के बीच यहाँ झगड़े शुरू हो गए कि इस वक्त बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है तुर्की और स्वीडन के संबंधों में। स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के बीच में तुर्की के खिलाफ कुरान की कथित तौर पर एक प्रति भी जलाई गई। अब जैसे ही ये जलाया गया वैसे ही ये हंगामा और बढ़ गया और तुर्की ने कहा कि हम अब स्वीडन के रक्षा मंत्री जो 27 जनवरी को आने वाले थे, हम उनको नहीं आने देंगे। एक तरफा उन्होंने उसकी यात्रा को कर दिया कैंसिल। स्वीडन में शनिवार और रविवार को कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। तुर्की दूतावास के सामने गदर मच गया। डेनमार्क के कई समूहों ने स्टॉकहोम में जो तुर्की का दूतावास है वहां पर प्रदर्शन करनी शुरू कर दी और प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया। ये जो शख्स देख रहे हैं, इस शख्स ने यहाँ पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और भाषण देने के बाद कथित तौर पर कुरान को जलाया गया। एक अप्रवासी विरोधी राजनेता ने तुर्की के दूतावास के पास इस कुरान को जलाया और इनका नाम है रेसमस पलूदान। इन्होंने पहले भी इस तरह के कई प्रदर्शन किए हैं, जिसके बाद गुस्से में आए तुर्की ने ये कहा कि हम सारी डील वील कैंसिल करते हैं। अब जरा सोचिए कि तुर्की और स्वीडन के बीच आखिर दुश्मनी क्या है। तो ये दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब ओटोमन एम्पायर हुआ था। ओटोमन एम्पायर के तहत तुर्की ने हमला किया था स्वीडन के ऊपर और ये बात कब की है? ये बहुत पुरानी है, 17वीं शताब्दी की बात है। उस समय जब ये हमला किया गया, हमले के बाद बहुत सारे तुर्की और कुर्द मूल के लोग रह गए स्वीडन के अंदर ही। हालांकि मामला फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। 1730
1930 में तुर्की और स्वीडन के बीच में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती 1934 तक बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे के देश में अपने अपने दूतावास खोले। एक दिन ऐसा भी आया जब फ्रांस और जर्मनी कह रहे थे कि हम तुर्की को काउंसिल ऑफ यूरोप में नहीं लाएंगे और उस समय 2009 का समय था। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बन गया था स्वीडन और स्वीडन ने ये कह दिया था कि नहीं, आप गलत कर रहे हो और हमें आने देना चाहिए तुर्की को। फ्रांस और जर्मनी के विरोध के बावजूद तुर्की को इसमें शामिल कर लिया स्वीडन ने। पर अचानक से 2019 में सीरिया के युद्ध में तुर्की शामिल हो गया। यहाँ से खटास शुरू हो गई और स्वीडन ने कहा कि हम अब कोई हथियार नहीं बेचेंगे तुर्की के मिलिट्री को, क्योंकि यहाँ सीरिया में इन्होंने एंट्री मार ली है और तब से ये झगड़े चल रहे हैं। तुर्की कह रहा है कि आप ऐसे समूह को जो पीकेके, गुलियन मूवमेंट, ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में उत्पात मचाते हैं, उसे फिनलैंड और स्वीडन फंडिंग करता है, पैसा देता है, इसलिए हम नाटो में उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। खैर, इस लड़ाई में फायदा रूस को हो गया कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों की एंट्री इस वक्त नाटो में होनी तो दूर की बात हो गई। हाँ, अगर तुर्की ही नाटो से बाहर हो जाता है तो भले अब फैसला लिया जा सकेगा कि स्वीडन को और फिनलैंड को इसमें शामिल करना है या नहीं करना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने गजब का तहलका मचाया हुआ है और ये बहुत ज्यादा मायने इसलिए कर रहा है क्योंकि ये साल है 2023 का। 2023 के साल को लेकर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की गई है। ये कहा गया है कि 2023 होगा मंदी वाला साल, एक ऐसा साल जहां दुनिया महंगाई में ग्रस्त होगी और ये हम आसपास देख भी रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हर जगह हम ये सारी चीजों को देख रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा नजर पड़ती है कि भारतीय मुद्रा भंडार कितना है या दुनिया का मुद्रा भंडार इस वक्त कितना है। पिछले 2 हफ्ते गिरावट के बाद ऐसा लगा था जैसे कहीं हमारा मुद्रा भंडार गिरते गिरते बहुत कम तो नहीं हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत ने एक बार में ही बड़ा तगड़ा वाला उछाल मारा है। भारत का वीकली फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है 10.42 बिलियन डॉलर से 5 महीने में हाईएस्ट हो गया है 572 बिलियन का। वैसे आपको बता दें, कहा यह जाता है कि भारत सरकार ये चाह रही है कि किसी भी कीमत पर 600 बिलियन के आसपास ही हमारा फॉरेन रिजर्व हमेशा रहे, पर बीच बीच में गिरावट देखने को मिलती है। महंगाई है, सारे देश प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ हद तक तो भारत भी प्रभावित होगा, पर भारतीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बरकरार रहे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।